तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लास्ट क्लास में पढ़ चुके हम। तो L2O3 अल्फा होता है, गामा होता है, ये वेरी हार्ड होता है, ऐसे एब्रेसिव प्रॉपर्टी होती है, पॉलिशिंग की फॉर्म में सैंड पेपर के फॉर्म में यूज करते हैं इसका। और गामा जो होता है सॉफ्ट होता है और हाई सरफेस एरिया होता है, यूज एज एडसॉर्बेंट के फॉर्म में यूज करते हैं इसका। नोट कर लिया होगा आपने? हाँ, एलमस्टोन थोड़ा सी टॉपिक था, वो फिनिश हो गया, उसमें कुछ ज्यादा नहीं, एक ही रिएक्शन है। एलमस्टोन का जनरल फॉर्मूला था, किसी बच्चे ने पूछा मुझसे, एलमस्टोन का जनरल फॉर्मूला ही था और ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। L2O3 एम्फोटेरिक होता है, एसिड बेस दोनों में क्या होगा सॉल्युबल, उसकी बात भी कर चुके हैं। अब L2O3 ऐसे मिनरल होता है, L2O3 मिनरल होता है, मिनरल का नाम होता है कोरेंडम मिनरल होता है। L2O3 ऐसे मिनरल का नाम क्या याद रखेंगे, कोरेंडम, ये बाद में आपको मेट्रोलॉजी में फिर पढ़ाएंगे, तो कोरेंडम ध्यान रखेंगे। और L2O3 के साथ में डॉट 2H2O प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं बॉक्साइट। तो जनरल नेम ध्यान रखेंगे इसका बॉक्साइट। तो हाइड्रेटेड फॉर्म में दी है दैट इज कॉल्ड बॉक्साइट, और विदाउट वाटर प्रेजेंट है एज ए मिनरल, तो इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बॉक्साइट के फॉर्म बोलते हैं। दोनों आप इधर ध्यान रख लेंगे। एक चीज और पढ़ी थी हमने, एल्यूमिनियम प्लस अमोनियम नाइट्रेट, इसका कुछ नाम बताया था मैंने आपको, याद आ रहा है? याद आ रहा है नेम इसका बताया था मैंने, अमोनियम, और ये एक्सप्लोसिव होता है, एक्सप्लोसिव होता है, ध्यान रख लेंगे। हाँ, एलएम कंप्लीट हो गया था बेटा, एलएम हमने पढ़ लिया था, एलएम में यूजेस पढ़ लिए थे हमने, स्टैटिक होता है, ब्लीडिंग स्टॉप करता है, वाटर प्यूरिफायर के फॉर्म में यूज करते हैं, वो बात कर ली थी अपन ने, तो एलएम वाला पार्ट कंप्लीट हो गया था। तो ये कुछ जनरल पॉइंट नोट कर लेंगे, ये अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम नाम है इसका, एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, N2O3.2H2O बॉक्साइट नेम है इसका, कॉमन नेम, एनाइट्रस फॉर्म में मिनरल के फॉर्म में अर्थ पर मिलता है, इसको बोलते हैं कोरेंडम बोलते हैं। एक टर्म पढ़ी थी हमने स्यूडो एलम, एक टर्म होती स्यूडो एलम, स्यूडो एलम क्या होती बताएंगे आप? ये भी डबल सॉल्ट है, डाइवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट केटायन। तो ये वाले जो सॉल्ट हैं स्यूडो एलम जो होती है, एलम पढ़ चुके थे हम, एलम पढ़ चुके थे हम, एक टर्म होती है स्यूडो एलम, स्यूडो एलम जो होती है डबल सॉल्ट होते हैं, ये भी एलम जैसे सॉल्ट होते हैं, बट एलम में बच्चों पढ़ा था हमने मोनोवेलेंट और ट्राइवेलेंट के सॉल्ट होते हैं, और 24S2 होता है। यहाँ पर ये डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट के सॉल्ट, ये डिफरेंस है, डाइवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट के सॉल्ट है, ये डिफरेंस इसमें। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, जनरल फॉर्मूला एलम जैसे होगा, N+4 24H2, ये ट्राइवेलेंट आयन है और ये डाइवेलेंट आयन है। तो एलएम जैसे सॉल्ट होते हैं, डाइवेलेंट ट्राइवेलेंट के सॉल्ट है एलएम जैसे सॉल्ट, लेकिन जो ट्रू एलएम या एलएम है वो किसके सॉल्ट होते हैं, यहाँ पर मोनोवेलेंट की और वहां पर क्या थी ट्राइवेलेंट। एलएम में यहाँ पर मोनोवेलेंट और ट्राइवेलेंट है, स्यूडो एलएम की हम बात करें, फॉल्स एलएम की हम बात करें, तो यह डाइवेलेंट ट्राइवेलेंट के एलएम जैसे सॉल्ट को बोलते हैं स्यूडो एलएम। एक टर्म ये भी नोट कर लेंगे इसमें। स्यूडो एलएम नोट कर लिया बच्चों आपने?
अब एनसीईआरटी मेरे ख्याल से लाइन टू लाइन पढ़ ली होगी। कुछ बच्चे मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि टेस्ट का सिलेबस क्या है, तो टेस्ट में बेटा बोरॉन फैमिली पूरा आएगा जो हमने पढ़ लिया। उसके साथ साथ कार्बन फैमिली वाला पार्ट आएगा, कार्बन फैमिली में जनरल प्रॉपर्टीज आएंगी जो हम पढ़ लेंगे, उसमें हैलाइड्स वाला पार्ट आएगा और ऑक्साइड्स वाला पार्ट आएगा। तो अगली 2 क्लास तक हमारा पार्ट टेस्ट का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। टेस्ट की डेट अभी तक जो है 12 जून है और वो फाइनली आपके सिलेबस में जो है के साथ में ग्रुप में डिस्प्ले हो जाएगी। तो अभी ये बोरॉन फैमिली कंप्लीट हो गया है। मेरे ख्याल से बोरॉन फैमिली आपने लाइन टू लाइन पढ़ ली होगी, लाइन टू लाइन बोरॉन फैमिली पढ़ी हुई। टेस्ट पर आपको जेईई मेंस और नीट को देख के बनाया जाएगा, ध्यान रखें। तो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है और जितना हमने कंटेंट पढ़ा है बेटा और जितनी प्रैक्टिस शीट मैंने भेज दी है वो अच्छे से आप कर लें। इतना कर लेंगे तो टेस्ट में हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। लाइन टू लाइन पढ़ना, जैसे बोरॉन का यूज करते हैं, बोरॉन वेरी हार्ड होता है तो इसका यूज करते हैं प्रोटेक्टिव शील्ड के फॉर्म में यूज करते हैं और कंट्रोल रॉड के फॉर्म में करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है, वहां से पढ़ लेंगे। एल्यूमिनियम का यूज ये पता ही होगा आपको, ये लाइट वेट एलॉय है। एल्यूमिनियम कैसा है? लाइट वेट एलॉय है और इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, तो इसका यूज करते हैं स्पेसक्राफ्ट एलॉय बनाने में यूज करते हैं। तो स्पेसक्राफ्ट में कौन सी एलॉय यूज करते हैं पूछा सकता है, एल्यूमिनियम, जो लाइट वेट होता है और ये टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या होती है इसकी ज्यादा होती है। तो कुछ चीजें इस तरह की आप पढ़ लेंगे। अब बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चे कुछ मुझसे पूछना चाह रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में बेटा 12th में बोरॉन कार्बन फैमिली आपके सिलेबस में नहीं है, ये 11th का पार्ट है जो आपको 12th में वापस से पढ़ाया जा रहा है पी ब्लॉक के साथ में। तो बोरॉन कार्बन आपको एनसीईआरटी से पढ़ना लाइन टू लाइन, बट इसको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस अपने सब्जेक्टिव फॉर्म में वर्क नहीं करना है, तो वो अभी पार्ट नहीं है। नाइट्रोजन फैमिली ऑनवर्ड सिलेबस अपने बोर्ड का पार्ट होगा, तो वो फिर सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए मैं आपको गाइड करूंगा कैसे पढ़ना है। तो बोरॉन फैमिली अपना कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद अपन आगे स्टार्ट करें कार्बन फैमिली की बात करें। तो कार्बन फैमिली में जनरल प्रॉपर्टीज पता ही है आपको, ग्रुप नंबर इसका कितना है? 14 ग्रुप है, 14 ग्रुप को बिलोंग करता है, ग्रुप याद है आपको। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोजिशन NH2 वो भी याद ही है। अब जो बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं क्लास में, नए ज्वाइन हुए बच्चे एक बात ध्यान रखें, वो इस फैमिली से क्लास अटेंड करना शुरू करें। और मैंने वीडियो लेक्चर भी भेज दिए कुछ बच्चों को, और जो नए बच्चे इनको वीडियो लेक्चर नहीं मिले हैं मुझे व्हाट्सएप पे आप बोलिए, मैं वीडियो लेक्चर आपको भेज दूंगा, प्रैक्टिस शीट भेज दूंगा आपको। तो कार्बन फैमिली से आपको कैसे रहेगी, हर चीज आपको सुनाएंगे। और वीडियो लेक्चर जब देखेंगे आप और कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो मुझसे कॉल करके या व्हाट्सएप करके पूछ ले, सर इसमें आप कैसे पढ़ना है या ये चीज समझ नहीं आई तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बेटा इसका कार्बन फैमिली में NH2 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने यहाँ पर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब एलिमेंट्स कौन कौन से उसकी हम बात करें, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं। मेरे साथ नोट भी करते हैं क्या, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ये रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट वन, साइज की बात करें। अभी सारी जनरल प्रॉपर्टीज जो नए बच्चे उनको भी अच्छे से आती है, जनरल पॉइंट्स अपने को याद ही बेटा। एटॉमिक साइज डाउनवर्ड इन जनरल क्या होती है, इंक्रीज होती है। नंबर ऑफ शेल्स डाउनवर्ड बढ़ने से एटॉमिक साइज जनरल क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर हम एटॉमिक साइज रेगुलरली इंक्रीज कर देंगे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। एटॉमिक साइज क्या कर देंगे, डाउनवर्ड इंक्रीज कर देंगे। फोर्थ वन, डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। अब डेंसिटी भी, मास भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है डाउनवर्ड। पहली बात कर चुके हैं बोरॉन, उसमें बोरॉन फैमिली में डेंसिटी ज्यादा बढ़ती है एज कंपेयर टू इंक्रीजिंग वॉल्यूम। तो यहाँ पर मास भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, दोनों चीजें बढ़ रही हैं यहाँ पर, लेकिन वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में मास ज्यादा बढ़ता है। तो ओवरऑल डेंसिटी डाउनवर्ड क्या करेंगे, हम इंक्रीज करेंगे। तो डेंसिटी भी डाउनवर्ड क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो जनरल पॉइंट ध्यान रख लेंगे। इसके बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउनवर्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम,
इन एंड लेड। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी 1.5 है, 1.8 है, 1.8 है, 1.8 है, तो डाउनवर्ड तो डिक्रीज ही करेंगे हम। अब इनकी ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है, इनकी सेम होती है। अब लास्ट में स्लाइटली इंक्रीज हो आती है, तो स्लाइटली हम ध्यान रख लेंगे इंक्रीज हो आती है। और बच्चों इसका भी रीजन पढ़ चुके थे हम, कीटो इन्फ्लुएंस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, यदि याद आ रहा हो आपको, इन्फ्लुएंस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, इसकी एनर्जी इसके रिस्पेक्ट में क्या थी, ज्यादा थी। तो सिमिलरली अपन यहाँ पर बोलेंगे 1.9 यहाँ पर जो है वो स्लाइटली बढ़ गई है। रीजन क्या है इसका, जो नए बच्चे नोट कर लेंगे इसको, तीन और लैड के रिस्पेक्ट में यहाँ पर लैड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों बढ़ गई यहाँ पर, बिकॉज ऑफ पुअर स्क्रीन इफेक्ट ऑफ पुअर स्क्रीन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पर इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट होता है, यहाँ पर एफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, डी का होता है, एफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होता है यहाँ पर। एफ इलेक्ट्रॉन्स वाला जो इफेक्ट होता है वो नॉर्मेटिव होता है, पॉजिटिव इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स इसके इलेक्ट्रॉन पर बढ़ जाता है, दैट्स व्हाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। 6 पॉइंट आयनाइजेशन की बात करें, आयनाइजेशन में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड लेड, डाउनवर्ड साइज बढ़ रहा है, साइज की एफिशिएंसी क्या होती है, इनवर्स होती है। जनरल पॉइंट याद है आपको, साइज बढ़ेगा, एफिशिएंसी क्या होती है बेटा, कम होती है, साइज की इनवर्स होती है। तो डाउनवर्ड चैनल पर एफिशिएंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है, जनरल ट्रेंड, बट यहाँ पे इंक्रीज हो आती है। ये एक्सेप्शन ध्यान रखेंगे, अंडरलाइन कर लिया एक्सेप्शन को, आगे एक्सेप्शन अंडरलाइन कर लिया, तो क्या है ये लिखा है अच्छा। हेलो बच्चों, तीन और लैड में एनर्जी यहाँ पर क्यों ज्यादा है उसकी हम बात कर रहे थे। तो लैड में पुअर स्क्रीन इफेक्ट पूरे सबशेल का है। पुअर स्क्रीन इफेक्ट होने से क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाता है, पहले बात कर चुके हैं। अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ने से एक्सेप्शनल लैड में इनके रिस्पेक्ट में एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसका रीजन नोट कर लेंगे, यहाँ से साइज बढ़ रहा है तो रेगुलरिटी डिक्रीज हो रही है, यहाँ से यहाँ पर एनर्जी क्यों इंक्रीज हो गई है, रीजन क्या है इसका, सेम रीजन है इसका। तो रीजन इसका भी यही है, यहाँ पर इसी का भी रीजन ये, इसका भी रीजन यही है। तो रीजन क्या है इसका, पुअर स्क्रीन इफेक्ट ऑफ फोटोसेप्शियल इलेक्ट्रॉन्स। तो फोटोसेप्शियल इलेक्ट्रॉन्स का स्क्रीन इफेक्ट पुअर होता है,
दैट्स व्हाई एट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और एट्रैक्टिव फोर्स बढ़ने से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइटली हेल्ड होंगे यहाँ पर। तो ये लिख लेंगे यहाँ पर, इसका रीजन ये नोट कर लीजिए। इस पर क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है, ध्यान रख लेंगे। साइज वाला जनरल ट्रायंगल में एक्सेप्शन नहीं है, नोट करिए, जल्दी नोट करिए बच्चों इसको। नोट कर लिया बच्चों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं बच्चों, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड। अब इसका साइज छोटा है, इनका साइज क्या हो रहा है, डाउनवर्ड बढ़ रहा है। साइज छोटा होने से एट्रैक्टिव फोर्स जो पार्टिकल पार्टिकल के बीच में होगा वो क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। तो साइज छोटा होने से एट्रैक्टिव फोर्स पार्टिकल पार्टिकल के बीच में क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। अब साइज डाउनवर्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। साइज बढ़ने से क्या होगा, पार्टिकल पार्टिकल फोर्स क्या होता है, वीक होता है। तो साइज छोटा होने से एट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा पार्टिकल पार्टिकल में, और साइज बढ़ने से एट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, कम। तो बॉइलिंग पॉइंट कहां पर ज्यादा होगा बेटा, कार्बन में ज्यादा होगा या लेड में ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट कहां ज्यादा होगा, जहां पर एट्रैक्टिव फोर्स क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो कार्बन में, वेरी गुड, यहाँ कार्बन में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट डाउनवर्ड क्या होते हैं, क्या करते हैं, डिक्रीज कर देंगे यहाँ पर। सिमिलरली मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड भी सेम ही है, तो मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड भी याद रख लेंगे, एज इट इज सेम ही होता है, तो ध्यान रख लेंगे। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड याद रख लेंगे। अब कार्बन जो है, आइसोटोप ऑफ कार्बन की बात करें, कार्बन की बात करें, कार्बन के आइसोटोप्स क्या होते हैं, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में डेफिनेशन पढ़ी होगी। ऐसी स्पीशीज एलिमेंट के लिए जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक वेट क्या हो, डिफरेंट, उनको क्या बोलते हैं बेटा, आइसोटोप्स बोलते हैं। तो आइसोटोप कार्बन के 12, 13 एंड 14, एटॉमिक नंबर सब में कितना है, 6 है, इनको आइसोटोप्स बोलेंगे हम। अब C14 आइसोटोप है, ये रेडियो एक्टिव है। C14 आइसोटोप कैसा बेटा, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, तो C14 होता है, रेडियो एक्टिव है। इसका यूज करते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग में यूज करते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक क्या होती है, जैसे एक रॉक का पीस है, तो कितने 1000 ईयर ओल्ड है वो, उसकी एज कितनी है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट की, रॉक वगैरह ऑब्जेक्ट की हमें एज फाइंड आउट करना है, तो उसमें बोलते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक बोलते हैं। ये आप बाद में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री वाले पार्ट में पढ़ेंगे इसमें। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में ही पढ़ेंगे इसको, रेडियो कार्बन डेटिंग वाला पार्ट। तो रेडियो कार्बन डेटिंग से क्या करते हैं, रॉक या स्टोन की एज फाइंड आउट करते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट की एज फाइंड आउट करने के लिए इसकी इंपॉर्टेंस है, ध्यान रख लेंगे। अब इसकी जो टी हाफ होती है, टी हाफ का मतलब हाफ लाइफ, वो 5770 ईयर्स। टी हाफ जो होती है, टी हाफ क्या होती है बेटा, ये पढ़ेंगे आप, केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, 12th का सिलेबस है, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। टी हाफ मतलब उसकी हाफ लाइफ होने में टाइम, जैसे अपने पास 1 ग्राम सब्सटेंस लिया शुरू में अपन ने, तो 1 ग्राम का आधा कितना हुआ है, 0.5 ग्राम। तो 0.5 ग्राम बचने में, 1 ग्राम लिया इनिशियल सब्सटेंस हमने, 1 ग्राम सब्सटेंस लिया हमने, 1 ग्राम सब्सटेंस लिया, उसका आधा बचने में जो टाइम लगता है उसको टी हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं। जैसे आपने 10 ग्राम सब्सटेंस लिया इनिशियली बाय द वे, तो 10 ग्राम से 5 ग्राम बचने में जितना टाइम कंज्यूम होगा उसको बोलेंगे हाफ लाइफ टाइम बोलेंगे। तो हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ रिड्यूस होने में, कंज्यूम होने में जितना टाइम लगता है उसको बोलेंगे हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं। तो हाफ लाइफ टाइम क्या बोलते हैं रोहित, फिर बता रहा हूं मैं।
हाफ लाइफ टाइम क्या बोलते हैं? आप इंडिविजुअल सबको मैसेज मत करो, इंडिविजुअल टू ऑल मत करो, मुझे पर्टिकुलर सेंड करो। सब बच्चे इंडिविजुअल टू ऑल कर रहे हैं तो बाकी बच्चे रीड करने में फोकस में आते हैं। आप मुझसे इंटरेक्ट करिए, सिर्फ एवरीवन को नहीं करके आप मुझे सेंड करिए चैट में। 5770 ईयर्स होता है, ये क्या होता है बच्चों? हाफ टाइम क्या होता है? हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ कंज्यूम होने में रिएक्शन में जितना टाइम लगता है उसको हाफ टाइम बोलते हैं या हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं। ये बाद में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री में, ये इसका पार्ट नहीं, बट समझा रहा हूँ। जैसे हमने 20 ग्राम सब्सटेंस लिया शुरुआत में, रिएक्टेंट लिया हुआ है, तो रिएक्टेंट रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है तो धीरे धीरे कंज्यूम हो रहा है, तो उसका आधा कंज्यूम होने में जितना टाइम लगता है उसको टी हाफ बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं। तो 20 का 10 ग्राम कंज्यूम हो गया, 10 ग्राम बचा, तो 10 ग्राम कंज्यूम हो गया, 10 ग्राम बचा है, तो इसको बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं। और बाद में अच्छे से आप पढ़ेंगे, फॉर्मूले वाइज पढ़ेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये पॉइंट्स आप ध्यान रख लेंगे। तो 12, 13, 6 और 14 इसके आइसोटोप से कार्बन के ध्यान रख लेंगे, नोट कर लीजिए इस पॉइंट्स को। 5770 ईयर्स, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डेटा पता होना चाहिए। 5770 ईयर्स एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये पता होना चाहिए। रोहित कुछ बोलना चाह रहे हो? रोहित पर्टिकुलर मुझसे इंटरेक्ट करो। नोट कर लिया? अब कार्बन जो अर्थ पर मिलता है, कार्बन के कई सारे फॉर्म्स होते हैं। कंबाइंड स्टेट में मिलता है और फ्री स्टेट में मिलता है। कोई बताएगा फ्री स्टेट कार्बन की कौन सी होती है? एनीबॉडी? आप में से बताया कार्बन की फ्री स्टेट कौन सी होती है बच्चों? कार्बन की फ्री स्टेट कौन सी होती है? CO2। कार्बन की फ्री स्टेट मैं समझाता हूं, फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट क्या होती है। सिर्फ फ्री स्टेट हम बात करें, समझिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। फ्री स्टेट ग्रेफाइट, हाँ साथ में एक्सप्लेन किया है इसको, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जैसे एक डायमंड है, प्योर स्टेट में एलिमेंटल स्टेट में मिलते हैं, डायमंड है, उसको बोलते हैं फ्री स्टेट। तो कार्बन जो मिल रहा है अपने पास में ग्रेफाइट फॉर्म में, डायमंड फॉर्म में, उसको बोलते हैं फ्री स्टेट। तो फ्री स्टेट बोलेंगे इसको अपन यहां पर, ग्रेफाइट, डायमंड। अब ये चीजें जनरली ये सारी आपको इसमें चैप्टर मिलेंगी। इस चैप्टर में कंटेंट कम है, बोरॉन में थोड़ा कंटेंट ज्यादा था। फ्लोरीन, हाँ फ्लोरीन भी बाद में पढ़ेंगे हम, वो फ्री स्टेट में आएगा इस तरह से। अब कंबाइंड स्टेट की हम बात करें तो कंबाइंड स्टेट में CO2 कंपाउंड के फॉर्म में, CO2, सोडियम कार्बोनेट, CO, तो कंपाउंड के साथ में मिल रहा है वो, कंबाइंड फॉर्म में, मतलब कंपाउंड के साथ में, तो उसको बोलते हैं कंबाइंड स्टेट बोलते हैं। और एलिमेंटल स्टेट में मिल रहा है, फ्री स्टेट में मिल रहा है, तो एलिमेंटल स्टेट या फ्री स्टेट बोलते हैं। तो फ्री स्टेट में मिलता है ग्रेफाइट डायमंड के फॉर्म में, सिंगल एलिमेंट के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और यहाँ पर कंबाइंड फॉर्म में CO2 एंड सोडियम कार्बोनेट। तो कार्बन यहाँ पर रिएक्टिव फॉर्म में है, तो रिएक्ट करके कंपाउंड बना रहा है, इसको बोलते हैं कंबाइंड स्टेट बोलते हैं हम। ये नोट कर लेंगे आप। फिर अपन बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें बेटा। केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करें। केमिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1 रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ में रिएक्शन की बात करें, डाउनवर्ड जाने पर साइज इन जनरल क्या होता है बेटा? बढ़ता है। दीपांशु कुछ पूछना चाह रहे हो? दीपांशु बेटा कुछ पूछना चाह रहे हो? हाँ तनुज, साइज डाउनवर्ड क्या होगा? एटॉमिक साइज डाउनवर्ड क्या होगा? इंक्रीज होगा। एटॉमिक साइज बढ़ता है तो डाउनवर्ड क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या होगी? बढ़ेगी। इन जनरल रिएक्टिविटी डाउनवर्ड क्या होगी? इंक्रीज होगी। फिर सुने,
साइज डाउनवर्ड क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। साइज बढ़ने से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या होगा, आसान होगा, आसानी से रिएक्शन में टेक पार्ट कर जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन जनरल अपन बोल सकते हैं डाउनवर्ड, इन जनरल डाउनवर्ड इंक्रीज होती है। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, नो रिएक्शन, क्योंकि लो रिएक्टिविटी होती है, नो रिएक्शन। तो रीजन क्या है इसका, ड्यू टू लो रिएक्टिविटी। तो लो रिएक्टिविटी के कारण ये रिएक्ट नहीं करते हैं। टीम रिएक्ट करता है वाटर से, रिएक्ट करके अब ये रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिव मेटल एसिड और वाटर से रिएक्ट करके कौन सी गैस डिस्प्लेस करेगा, हाइड्रोजन। ये भी पहले भी डिस्कशन हुआ इस पॉइंट पर। तो रिएक्टिव मेटल है, रिएक्ट करके क्या डिस्प्लेस करेगा, H2 गैस डिस्प्लेस करता है और साथ में बनता है इसका ऑक्साइड, ध्यान रखिए। अब लेड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, यहाँ पर नो रिएक्शन होती है। तो लेड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि इस पर सरफेस पर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, तो प्रोटेक्टिव लेयर होने की वजह से ये फर्दर रिएक्ट नहीं करता है, तो नो रिएक्शन यहाँ पर। तो वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं होती यहाँ पर। लेकिन नोट करके एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे, लेड रिएक्ट कर रहा है वाटर से और इसके अंदर एयर भी डिसॉल्व है वाटर में एयर डिसॉल्व होती है। एयर डिसॉल्व उस केस में रिएक्ट कर जाएगा, तो वाटर में एयर प्रेजेंट है उस केस में ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। प्योर वाटर है तो यहाँ पर नो रिएक्शन लिखा हमने, लेकिन इसमें देखें वाटर के साथ में लेड रिएक्ट कर रहा है कब, जब एयर प्रेजेंट है। एयर क्या करेगा, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, तो यहाँ पर बनेगा लेड हाइड्रोक्साइड। और ये पॉइजनस सब्सटेंस है, पॉइजनस सब्सटेंस बनता है, पॉइजनस सब्सटेंस बनता है। तो लेड अपन एयर कंटेनिंग वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा और बनेगा पॉइजनस सब्सटेंस। अब पॉइजनस सब्सटेंस बनाए तो ये जो वाटर है ये ड्रिंकिंग वाटर होगा कभी, क्या नहीं होगा, क्योंकि पॉइजनस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया है। तो लेड वाले पाइप में कभी भी वाटर पास नहीं करते हैं जिसमें एयर डिसॉल्व हो, क्योंकि पॉइजनस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर पॉइजनस में कन्वर्ट हो गया। अब जो डिसॉल्व हो गया यहाँ पर लेड सॉल्युबल है, तो ये क्या है, डिसॉल्व हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है इन एयर कंटेनिंग वाटर। तो इसको बोलते हैं, डिसोल्यूशन को बोलते हैं प्लम्बोसॉल्वेंसी, प्लम्बोसॉल्वेंसी। तो एक टर्म ध्यान रखेंगे, लेड का वाटर में डिसॉल्व होना जब एयर प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं प्लम्बोसॉल्वेंसी। तो एक टर्म याद रख लेंगे यार, लेड में एयर कंटेनिंग वाटर में डिसॉल्व होता है और लेड हाइड्रोक्साइड बनता है, पॉइजनस सब्सटेंस बनता है, इसको बोलते हैं प्लम्बोसॉल्वेंसी। तो डिसोल्यूशन ऑफ लेड इन एयर कंटेनिंग वाटर इज कॉल्ड प्लम्बोसॉल्वेंसी। डिसोल्यूशन ऑफ लेड इन एयर कंटेनिंग वाटर इज कॉल्ड प्लम्बोसॉल्वेंसी। तो लेड का वाटर में डिसॉल्व होना जब एयर प्रेजेंट है इट इज कॉल्ड प्लम्बोसॉल्वेंसी बोलते हैं। तो प्लम्बोसॉल्वेंसी एक टर्म ध्यान रख लेंगे, ये लेड वाटर में क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, एक टर्म ध्यान रख लेंगे, इसको बोलते हैं प्लम्बोसॉल्वेंसी। तो एक टर्म नोट कर लिए प्लम्बोसॉल्वेंसी आपने। नोट कर लिया बच्चों। तो कार्बन फैमिली में जनरल प्रॉपर्टीज हमने पढ़नी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज हमने स्टार्ट कर दी है। केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट वन पढ़ी हमने रिएक्शन वाटर। फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी बात कर रहे हैं, हैलाइड्स की हम बात कर रहे हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट बेटा याद आ रहा होगा आपको, पहले पढ़ा था हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट, हमने पढ़ा था उसमें क्या था कि वेरिएबल ऑफ स्टेट शो करते हैं। अब कार्बन फैमिली में इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन क्या है, NH2 तो इसकी ऑक्सीडेट जो शो करेगा वो हैलाइड्स कैसे दो टाइप के मिलेंगे यहाँ पर अपने को, +4 वाला मिलेगा और +2 वाला मिलेगा।
तो ऑक्सीजन स्टेट पढ़ चुके थे हम इसकी। ऑक्सीडेट कितनी शो करते हैं एलिमेंट ये +2 भी शो करते हैं एंड +4 भी शो करते हैं। ये ऑक्सीजन स्टेट की बात कर चुके थे हम। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से बेटा ये शो करते हैं +4 एंड +2 ऑक्सीडेट शो करते हैं, बात कर चुके थे। तो दो टाइप के कंपाउंड मिलेंगे। दो टाइप के कंपाउंड कौन से? +4 वाला एंड +2 वाला, दो टाइप के हैलाइड्स मिलेंगे। ये प्रेडिक्ट करना आसान है। इनर्ट पेयर इफेक्ट से कौन सी स्टेट ज्यादा स्टेबल थी डाउनवर्ड, +2 या +4? रिप्लाई करिए लिसनिंग। +2 एंड +4 बताएं। +2, वेरी गुड, याद है आपको। तो +2 की स्टेबिलिटी डाउनवर्ड क्या कर देंगे हम, इंक्रीज कर देंगे। तो GeX2 SnX2 PbX2 स्टेबिलिटी डाउनवर्ड क्या करेंगे हम, इंक्रीज कर देंगे। तो अपने को पता है इनर्ट पेयर इफेक्ट में पढ़ा था कि +2 की स्टेबिलिटी डाउनवर्ड क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो +2 की स्टेबिलिटी इंक्रीज होने से स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड में क्या होगी, इंक्रीज होगी। उस कांसेप्ट से ट्रेंड याद कर लेंगे हम। देखिए +4 वाले में बात करें हम, +4 वाले में CA4 SiO4 टेट्राहाइड्राइड्स की बात कर रहे हैं PbF4। अब +4 की स्टेबिलिटी डाउनवर्ड क्या करेंगे अपन, डिक्रीज करेंगे। +2 की इंक्रीज हो रही थी तो +4 की क्या होगी, डिक्रीज होगी। या इन जनरल बोल सकते हैं साइज यहां से यहां पर बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो +4 की स्टेबिलिटी हम इनर्ट पेयर इफेक्ट से भी ध्यान रखते हैं, यहां डिक्रीज करेंगे। तो स्टेबिलिटी ट्रेंड ध्यान रख लेंगे, ये स्टेबिलिटी ट्रेंड लिखी है हमने। तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद में CA4 CCl4 CbR4 CI4, इन चारों में ज्यादा स्टेबल कौन सा और बताया मुझे? CA4 CCl4 CbR4 CI4, which one will be more stable? देखिए फ्लोरीन का साइज छोटा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। ज्यादा अट्रैक्ट होने से स्टेबिलिटी क्या होगी इसकी, ज्यादा। छोटा साइज इसका, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इसके हमने, तो स्टेबिलिटी ट्रेंड ये भी ध्यान रखने, ये भी एग्जाम में आया है, ये ट्रेंड याद रखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा हमने, हैलाइड्स के टाइप समझ लिए। सेकंड पॉइंट बोल दिया हमने, स्टेबिलिटी को लेके बात कर ली। ये दोनों पॉइंट ध्यान रख लेंगे। थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट में लुईस एसिड नेचर की बात करें, इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कन्वर्ट टेंडेंसी की बात करें। लुईस एसिड, लुईस एसिड क्या होते हैं बेटा, लास्ट ईयर आपने आयनिक के में पढ़ा होगा। लुईस एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। तो लुईस एसिड की बात करें, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की बात करें। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो होते हैं, जिस हमने बात की है, CCl4 की बात कर ली, SiO4 की बात कर ली है, यहाँ पर F नेगेटिव ले लिया हमने। SiCl4 की बात कर लें अपन, 2Cl नेगेटिव आयन, और GeCl4 की बात कर ली हमने, 2Cl नेगेटिव आयन। अब कार्बन सेकेंड पीरियड में आता है, डी ऑर्बिटल बेटा क्या है, एब्सेंट। कार्बन कहां पर आता है, सेकेंड पीरियड में आता है, डी ऑर्बिटल उसमें क्या है, एब्सेंट है। तो डी ऑर्बिटल एब्सेंट है तो 4 से ज्यादा बॉन्ड तो बना ही नहीं पाएगा। कार्बन में डी ऑर्बिटल बेटा क्या है, एब्सेंट है, तो 4 से ज्यादा बॉन्ड तो बना ही नहीं पाएगा। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले पाएगा, यहाँ से हम Cl नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन पेयर देना चाहता है और ये गेन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर CCl6 2- आयन नहीं बनेगा, बट यहाँ पर कैसे बनेगा। अब देखो इसमें सिलिकॉन थर्ड पीरियड में आता है, थर्ड पीरियड में 3D एग्जिस्ट करता है, थर्ड पीरियड में 3D सबशेल एग्जिस्ट कर सकता है। तो 3D ऑर्बिटल वैकेंट होगा इसके पास में, तो 3D ऑर्बिटल सिलिकॉन के पास वैकेंट होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए गेन कर लेगा। ये डोनेट कर रहा है, गेन कर लेगा। इलेक्ट्रॉन पे लेने वाले स्पीशीज क्या होते हैं, लुईस एसिड। तो लुईस एसिड नेचर की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे ले लेगा, किसके पास डी ऑर्बिटल क्या बेटा प्रेजेंट है, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कर लेगा। तो यहाँ पर ये स्पीशीज बना लेगा, SiF6 2- बना लेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया है CCl6 2- एग्जिस्ट नहीं करता है, बट ये एग्जिस्ट करता है। ये क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, रीजन क्या है इसका, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। लिख लेंगे यहाँ पर रीजन इसका, सिंस एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल।
CCl6 2 माइनस एग्जिस्ट नहीं करता है, रीजन क्या है इसका? एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। जबकि यहाँ पर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन फिर क्या करेगा, ये गेन कर लेगा, तो इस स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें देखें, ये बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, बताया मुझे। ऐसा है Cl6 2 माइनस बनना चाहिए, ये फॉर्म होगा नहीं होगा बताएं। ऐसा है Cl6, यहाँ पर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो हमें लग रहा है कि बनना चाहिए, हमें लग रहा है बनना चाहिए, लेकिन ये नहीं बनता है। ये इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है दे तो देगा, लेकिन Cl एटम का साइज बड़ा है, इसका ऑक्टाहेड्रल शेप है, SiF6 2 माइनस ऑक्टाहेड्रल होता है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पहले पढ़ चुके हैं, इस तरह से ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल की। तो इसकी ज्योमेट्री हमने यहाँ बना दी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना दी इसकी। अब बेटा फ्लोरीन हर जगह प्रेजेंट होगा यहाँ पर। अब फ्लोरीन का साइज कैसा बेटा? छोटा साइज। ये वाला क्यों बन रहा है? फ्लोरीन का साइज कैसा बेटा? छोटा। तो ऑक्टाहेड्रल पोजीशन पर छोटे साइज वाले एटम प्रेजेंट हैं। अब Cl का साइज कैसा हो गया है? बड़ा हो गया है। तो ऑक्टाहेड्रल पोजीशन पर बड़े बड़े एटम प्रेजेंट है सारे, यहाँ पर एक ऊपर एक नीचे और 4 इस प्लेन में प्रेजेंट है। तो बड़े एटम प्रेजेंट है, लार्ज साइज वाले एटम्स प्रेजेंट है, तो आपस में क्या हो जाएगा? रिपल्शन। तो सपोज यहाँ पर Cl लगा दें अपन, यहाँ पर छोटे साइज के बाद Cl लगा दें तो Cl बड़े साइज होने की वजह से आपस में क्या हो जाएगा? रिपल्शन हो जाएगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये ध्यान रख लेंगे, ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, रीजन क्या इसका? यहाँ देखेंगे, सिंस लार्ज साइज ऑफ Cl एटम, लार्ज Cl एटम, तो ये क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है? रीजन क्या इसका? लार्ज साइज ऑफ Cl एटम, तो लार्जर साइज होने की वजह से एग्जिस्ट नहीं करता है। तो रीजन ध्यान रख लेंगे इसका बेटा। अब ये वाला एग्जिस्ट कर जाएगा, क्यों कर जाएगा? सेंट्रल एटम बड़ा हो गया है, तो इटसेल्फ इसका साइज बड़ा हो गया है, तो GeCl6 2 माइनस एग्जिस्ट कर जाएगा। अब ये क्यों एग्जिस्ट कर जाएगा? रीजन क्या इसका? क्योंकि साइज क्या हो गया इसका? बड़ा हो गया है। जब सेंटर एटम बड़ा हो गया है तो एटम दूर दूर चले गए, दूर दूर चले गए तो Cl प्रेजेंट हो सकता है, मीडियम पोजीशन पर एग्जिस्ट कर सकता है। सारी चीजें एक बार सुनो वापस से बेटा। CCl4 2Cl नेगेटिव आयन को गेन नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर गेन नहीं कर पाएगा और ये स्पीशीज नहीं बनाता है। रीजन क्या बोलो इसका? एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक है। अब ये वाला सिलिकॉन के पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा, इस फॉर्म में चले जाएगा। अब सिलिकॉन क्लोराइड के साथ में ये वाला कंपाउंड नहीं बनाता है, क्यों नहीं बनाता है? Cl एटम का साइज कैसा है? लार्ज साइज, तो लार्ज साइज से ये नहीं बनाता, रीजन ध्यान रखने इसका। अब नीचे वाला ये बना रहा है, इस तरह से क्यों बना रहा है? सेंटर एटम का साइज कैसा हो गया? बड़ा हो गया है, तो एटम्स कहां चले गए? दूर दूर चले गए, दैट्स व्हाई ये बना सकता है इस तरह से। ये नोट कर लिया होगा आपने बेटा? चलिए नोट करिए बच्चों उसको। सबको समझ आ गया पॉइंट? ये कोई डाउट किसी को इसमें? नोट करके एक चीज समझ रहे हैं, BF3 F नेगेटिव आयन, LF3 3F नेगेटिव आयन। अब इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा तो ये लुईस एसिड हो गया, और ये डोनेट कर रहा है तो लुईस बेस हो गया। ये एक्सेप्ट कर रहे हो डोनर है, ये डोनेट कर रहा है, ये गेन कर रहा है। नोट करके एक चीज डिस्कस कर रहे हैं, बोरॉन फैमिली वाली चीज डिस्कस कर रहे हैं, जो जनरल पॉइंट है, जो अभी डिस्कस किया उससे रिलेवेंट है। इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा तो यहाँ पर BF6 3 माइनस बनेगा, ये BF4 माइनस बनेगा। दोनों में कौन सा बनेगा? यहाँ पर BF6 3 माइनस बनेगा कि BF4 माइनस बनेगा? इसको हमने एक्सेस में ले लिया, क्योंकि यहाँ पर एक्सेस हमने, और यहाँ पर भी एक्सेस में लिया है। सेकेंड वाला बनेगा, फर्स्ट वाला बनेगा? सेकेंड वाला, वेरी गुड। कुछ बच्चों का फर्स्ट भी आ रहा है, फर्स्ट तो बन ही नहीं सकता, अभी बात की है। सेकेंड पीरियड एलिमेंट में मैक्सिमम बॉन्ड कितने बनेंगे? 4। तो डी ऑर्बिटल क्या बेटा? एब्सेंट है, तो उसके बाद डी ऑर्बिटल तो एब्सेंट है, तो ये ज्यादा तो बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा कि बना पाएगा। तो ये क्या बनाया? मैक्सिमम बॉन्ड कितने बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा, तो ये वाला एग्जिस्ट तो नहीं करेगा रीजन, और ये एग्जिस्ट कर जाएगा।
रीजन के एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, तो डी ऑर्बिटल एब्सेंट है, दैट्स व्हाई ये नहीं बनेगा और ये बन जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन एक टर्म होती है या कोवेलेंसी टर्म होती है। तो कोवेलेंसी कितनी यहाँ पर, कोवेलेंसी मतलब जितने कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं सेंटर टर्म से उसको बोलते हैं कोवेलेंसी। कोवेलेंसी एक टर्म ध्यान रखेंगे बच्चों, जितने सेंटर टर्म के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं टोटल बॉन्ड्स को बोलते हैं कोवेलेंसी। कोवेलेंसी क्या होती है फिर डिफाइन कर रहा हूँ, जितने बॉन्ड बनते हैं उसको बोलते हैं कोवेलेंसी। जैसे अपन बात करें BF3, तो BF3 में 3 बॉन्ड बने, कोवेलेंसी कितनी बोलेंगे यहाँ पर 3। कार्बन में CCl4 में 4 बने यहाँ पर, तो कोवेलेंसी कितनी बोलेंगे यहाँ पर हम 4 बोलेंगे CCl4। कोवेलेंसी समझ में आ गया, जितने कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं टोटल बॉन्ड्स को बोलते हैं हम कोवेलेंसी बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करें 6 है, तो कोवेलेंसी कितनी होगी यहाँ पर 6 होगी और यहाँ पर कोवेलेंसी कितनी होगी 4। तो कोवेलेंसी 4 क्यों है यहाँ पर, 6 क्यों नहीं पूछा सकता है, रीजन के एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो इसका रीजन भी लिख देता हूँ यहाँ पर, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ये रीजन ध्यान रख लेंगे। तो यहाँ पर कोवेलेंसी 6 तक एक्सपांड हो रही है, क्यों एक्सपांड हो रही है पूछा सकता है, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। और यहाँ पर कोवेलेंसी 6 तक क्यों एक्सपांड नहीं हो रही है, रीजन क्या है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो एक ध्यान रख लेंगे, इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये फंडामेंटल पॉइंट हो गया, बहुत नया पॉइंट नहीं है। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट जो है ध्यान रख लेंगे आप, वो डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा तो कोवेलेंसी हायर ले आ सकते हैं, बट सेकंड पीरियड एलिमेंट्स होते हैं कोवेलेंसी मैक्सिमम फोर्स शो करते हैं, ये लिख के रखेंगे। फिर से बोल रहा हूं सेंटेंस बेटा में, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स होते हैं उनके मैक्सिमम बॉन्ड्स कितने बनेंगे 4, यानी कि मैक्सिमम कोवेलेंस कितनी होगी 4 होगी, ध्यान रख लेंगे। बट थर्ड पीरियड एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है तो कोवेलेंसी फोर्स से वो ज्यादा बढ़ा सकते हैं, 6 तक कर सकते हैं वो, ध्यान रख लेंगे। नोट कर लिया आपने। इसके बाद बात कर रहे हैं हम हैलाइड्स में, पॉइंट नंबर 4 था। फिर हम बात करें हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस की हम बात कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड्स। हैलाइड्स की हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं। तो हैलाइड्स में नेक्स्ट प्रॉपर्टी हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं, ऐसा है Cl4 H2 लोन पेयर प्रेजेंट है, इसका हाइब्रिडेशन अभी sp3 है, टेट्राहेड्रल हाइब्रिडेशन है, कोई नई बात नहीं, फंडामेंटल चीज है। तो sp3 हाइब्रिडेशन है और ये लोन पेयर वाला है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट कर देगा। अब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कहां से करेगा, पी तो पूरा पूरा शेयरिंग में टेक पार्ट करेगा, हाइब्रिडेशन में टेक पार्ट करेगा, वैकेंटिंग इसके पास में। तो पी के बाद ऑर्बिटल कौन सा आता है, डी ऑर्बिटल। तो SiCl4 के पास में डी ऑर्बिटल वैकेंट प्रेजेंट है, तो डी ऑर्बिटल यहाँ वैकेंट प्रेजेंट है, तो डी ऑर्बिटल जो वैकेंट है उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, ये डोनेट कर देगा। तो SiCl4 के पास में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो ये अटैच हो गया यहाँ से, SiOH आ गया, Cl Cl और Cl। तो एक H+ जो था वो Cl के साथ में HCl बन के निकल गया, जो हमने यहाँ पर लिखा HCl, और OH यहाँ पर आ गया। तो इसका H+ और OH माइनस आए, तो H+ Cl के साथ में HCl बना के निकल गया और OH क्या किया, इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पर डोनेट कर दिया इसके पास, ये स्पीशीज बन गया। और एक्सेस में वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स और एक्सेस में आएंगे, तो सारे HCl बन के निकल गए यहाँ से और सारे यहाँ पर OH आ गए, तो OH अगेंस्ट कर दिया हमने यहाँ पर H4SiO4, इसको बोलते हैं सिलिसिक एसिड, सिलिसिक एसिड बोलते हैं इसको, H4SiO4 इट इज कॉल्ड सिलिसिक एसिड, और यहाँ पर क्या बन गया HCl। तो हाइड्रोलिसिस के बाद में HCl निकलते जा रहा है और OH ग्रुप अटैच होते जा रहा है, इसको बोलते हैं सिलिसिक एसिड बोलते हैं, H4SiO4 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिलिसिक एसिड। अब ये हाइड्रोलिसिस की फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन CCl4, अब क्या इलेक्ट्रॉन पेयर ही गेन कर पाएगा, अभी हमने बात की थी कार्बन के पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट है एब्सेंट है, बताइए इसे, कार्बन के पास d ऑर्बिटल एब्सेंट है या प्रेजेंट है,
कार्बन के पास डी ऑर्बिटल क्या है बेटा, एब्सेंट, वेरी गुड। तो कार्बन के पास में डी ऑर्बिटल एब्सेंट होने से इलेक्ट्रॉन पे गेन ही नहीं कर पाएगा, तो ये क्या हाइड्रोलाइज होगा, क्या ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा। तो फंडामेंटली जो चीजें याद है उससे रिलेट करके याद करना सीखे हम। इसके पास डी ऑर्बिटल एब्सेंट है तो ये हाइड्रोलाइज होगा क्या, डजंट हाइड्रोलाइज, तो ये रिएक्शन नहीं होती है, नो हाइड्रोलाइज बोलेंगे। तो डजंट हाइड्रोलाइज, रीजन क्या इसका लिख लेंगे, सिंस एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल एब्सेंट है, दैट्स व्हाई हाइड्रोलाइज नहीं होता है। तो फंडामेंटली अपन याद कर सकते हैं, ये भी फंडामेंटल रिएक्शन है, H+ आयन Cl नेगेटिव के आसपास जा रहा है, HCl बन के हर बार निकल जाएगा और फाइनली OH अटैच होते आ रहा है। तो फंडामेंटली याद करना आसान है, ये भी रिएक्शन फंडामेंटली याद सकते हैं, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल की वजह से हाइड्रोलाइज नहीं होता है। लेकिन ये वाटर नॉर्मल टेंपरेचर वाला है, अब इसी जगह हमने स्टीम ले लिया हाई टेंपरेचर वाला, स्टीम मतलब H2O, वाटर वेपर से एट हाई टेम्परेचर, वाटर वेपर से एट हाई टेम्परेचर। तो ये हाई टेम्परेचर क्या करेगा, इसके बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, तो अलग मैकेनिज्म से हाइड्रोलाइज होगा। तो यहाँ पर बनता है COCl2 प्लस HCl, ये गैस है, इसको बोलते हैं फॉस्जीन, फॉस्जीन पॉइजनस गैस है, तो फॉस्जीन कैसा है, पॉइजनस गैस है। फिर बाद में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, CCl को स्टीम से हाइड्रोलाइज हो रहा है, वाटर से हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा है, स्टीम से हाइड्रोलाइज हो रहा है। तो स्टीम से हाइड्रोलाइज हो रहा है, ये हाई टेम्परेचर पर ब्रेक डाउन हो गए बॉन्ड्स इनके। प्रियांशु कुछ बोलना चाह रहे हैं मुझसे, सबसे इंटरेक्ट मत करो प्रियांशु, सभी बच्चों से बोलना चाह रहा हूँ, सभी आपस में इंटरेक्ट मत करो, उससे क्या होता है कि बाकी बच्चों का फोकस हो जाता है, कई बार क्वेश्चन आप लोगों क्या अनरिलेवेंट होते हैं, बाकी बच्चों काम के नहीं होते हैं। अब से लास्ट क्लास की मुझसे लिंक मांग रहे हैं, तो मैं भेज दूंगा बेटा, अभी लिंक मेरे पास आने वाली थी, जस्ट मैं आपको भेज दूंगा लिंक में। पॉइजनस के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ प्रियांशु लेट ज्वाइन किया बेटा, मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजना, कितने लेक्चर चाहिए पुराने, कितनी शीट चाहिए, पर्सनल व्हाट्सएप पे इंटरेक्ट करेंगे बेटा, ठीक है। कार्बन CCl4 जो है वो स्टील के साथ में बॉन्ड ब्रेक डाउन होंगे, बॉन्ड जो ब्रेक डाउन होंगे इसके ब्रेक डाउन होंगे और COCl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। COCl2 गैसियस कंपाउंड है और फॉस्जीन बोलते हैं, केमिकल नेम क्या है इसका, फॉस्जीन, और ये पॉइजनस होता है, ये ध्यान रख लेंगे। तो हाई टेम्परेचर पे ये हाइड्रोलाइज होगा, तो नोट करके लिखेंगे आप इसमें, ध्यान रखेंगे। तो ये पार्ट पढ़ लिया हमने हाइड्रोलिसिस, जल्दी नोट करिए हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट। नोट कर लिया बच्चों, नेक्स्ट वन, एलिमेंट रिएक्ट करेगा हेलोजन से और क्या बनाएगा, टेट्राहाइड्राइड बनाएगा। तो डायरेक्ट रिएक्शन से टेट्राहाइड्राइड बनते हैं, फ्रिक्शन वाले पार्ट पे ध्यान रखेंगे आप, एक्सेप्ट कार्बन। तो कार्बन के अलावा सारे एलिमेंट रिएक्ट कर जाएंगे हेलोजन से, क्या बनेंगे, हैलाइड। जब अपन बात करें टीम की, बात करें टीम रिएक्ट कर जाएगा Cl2 से, Cl2 से एक्सेस में लिया आपने यहाँ पर, इसको एक्सेस में क्या बनेगा, SnCl4 बन जाएगा। तो सारे इस तरह के हैलाइड्स हम बना सकते हैं। तो प्रिपरेशन वाले पार्ट में लिखिए, किसी ने मुझसे पूछा फॉस्जीन क्या होता है, फॉस्जीन बेटा COCl2 होता है, पॉइजनस गैसियस कंपाउंड। केमिकल नेम क्या है इसका, कार्बोनाइल क्लोराइड, वो भी लिख लेंगे आप। COCl2 फॉस्जीन बोलते हैं, फॉस्जीन। COCl2 क्या होता है, फॉस्जीन होता है, और
इसको बोलते हैं कार्बोनाइल क्लोराइड ही बोलते हैं, COCl2। बेटा क्लास अपन 5:30 तक कंटिन्यू करेंगे। अभी भी क्या मेडिकल एमरजेंसी क्वेश्चन के कहीं बाहर जाना पड़ा था, तो कुछ क्लास नहीं ले पाया, तो अपना सिलेबस कवर अप हो जाए, इसलिए थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे बेटा, कुछ एक्स्ट्रा क्लास लगा लेंगे, सिलेबस कवर। तो एक रिएक्शन ये भी नोट कर लेंगे प्रिपरेशन वाले पार्ट में। नेक्स्ट कंपाउंड हेडिंग डाल देंगे SnCl2.2H2। SnCl2.2H2 हेडिंग डाल देंगे आप। 3 रिएक्ट कर जाएगा HCl से, ये सॉल्यूशन लिखा बेटा हमने। अब रिएक्शन याद है आपको, ये फंडामेंटल रिएक्शन कई सारी आती है, मैं हाथों हाथ रिएक्शन याद भी करा रहा हूँ, रिमाइंड भी करा रहा हूँ बेटा। अब ये फंडामेंटल रिएक्शन आपको पहले से आती है। देखिए 3 रिएक्ट करेगा एसिड सॉल्यूशन से, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिया हमने, तो डायरेक्ट सॉल्यूशन से मेटल रिएक्ट करता है और क्या डिस्प्लेस करता है, कौन सी गैस डिस्प्लेस करता है बताओ? रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिव मेटल कौन सी गैस डिस्प्लेस करेगा मिनरल एसिड के साथ में? H2 गैस डिस्प्लेस करेगा, वेरी गुड। तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेगा और साथ में क्या बनेगा, SnCl2 एक्वस बनेगा, एक्वस बना लेंगे यहाँ पर। दो रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, Sn रिएक्ट कर जाए HCl गैस से, और ड्राई गैस की मतलब बिना पानी वाली गैस ली यहाँ पर। अब ये मेटल है, वापस से सेम रिएक्शन होगी यहाँ पर, बट गैस के फॉर्म में लिया, ऊपर सॉल्यूशन लिया था हमने और यहाँ पर ड्राई गैस के फॉर्म में लिया हुआ है, तो ये रिएक्शन तो सेम होगी, लेकिन यहाँ पर एनहाइड्रस बनेगा। यहाँ पर क्या मिल रहा है, एनहाइड्रस मिल रहा है, यहाँ पर एनहाइड्रस मिल रहा है और यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन वाला मिल रहा है, ये डिफरेंस है। दोनों फंडामेंटल रिएक्शन से, बट इसमें एक्वस मिलेगा ऊपर वाले में और यहाँ पर क्या मिलेगा, एनहाइड्रस। तो दो रिएक्शन देखिए याद करना बहुत ही आसान सी है। एक थर्ड रिएक्शन वो भी आपको आती है, रिएक्टिविटी सीरीज आपने नाम सुना होगा। रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट ऊपर आता है, जैसे 3 और HCl में कंपैरिजन करें बच्चों, 3 और HCl में कंपैरिजन करें हम, 3 कहाँ आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, HCl के ऊपर आता है, तो ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देता है, तो नीचे वाला एलिमेंट डिस्प्लेस हो जाएगा ऊपर वाले एलिमेंट से। तो 3 ऊपर आता है, HCl कहाँ आता है, नीचे आता है, तो 3 क्या करेगा, HCl को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बनेगा, रिएक्शन में प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम SnCl2 और HCl क्या हो गया, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो ये भी याद करना आसान। इसमें भी एनहाइड्रस बनेगा, तो फर्स्ट रिएक्शन में एक्वस मिल रहा है और सेकंड रिएक्शन दोनों में क्या मिल रहा है, एनहाइड्रस। प्रिपरेशन नोट कर लेंगे आप ये। प्रिपरेशन नोट करिए बच्चों। नोट कर लिया बच्चों। अब प्रॉपर्टीज ऑफ SnCl2 के बारे में बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ SnCl2 की बात कर रहे हैं। अब SnCl2 नोट करेंगे, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। नोट करिए सेंटेंस, SnCl2 is white crystalline solid. SnCl2 is white crystalline solid, soluble in water, alcohol and ether. Soluble in water, alcohol and ether. Alcohol and ether. Heating effect, next property. हीटिंग इफेक्ट की हम बात करें, वाटर सॉल्युबल बोला मैंने,
SnCl2 is water soluble. SnCl2 is water soluble. Also soluble in alcohol and ether. Also soluble in alcohol and ether. Next one heating effect की बात करें. Heating effect में SnCl2 dot 2H2 हीटिंग इफेक्ट पर SnOH Cl HCl plus H2 देगा. अब इस रिएक्शन से हम पहले भी समझ चुके हैं रिएक्शन ये. अब इसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, मोर कोवैलेंट है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है इसका, तो ये वाटर निकल के क्या हो जाएगा, इवोपरेट तो होगा लेकिन इसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो जाएगा. इसकी जो H प्लस और OH आयन है यहाँ से बन जाएगा HCl और OH इसके पास जाएगा, तो केटायन के पास में क्या जाएगा OH आयन और Cl नेगेटिव से H बन जाएगा यहाँ पर, तो HCl बन गया और इसके पास में OH आ गया. एक Cl एटम निकला यहाँ से और एक H प्लस एटम निकला यहाँ से, HCl बन गया, एक OH आया, एक OH आया और एक Cl रह गया यहाँ पर, तो पहले प्रोडक्ट ये बना और HCl और H2 बन गया. अब ऐसा क्यों हो रहा है, मोर कोवैलेंट है इसलिए ये गर्म करने पर हाइड्रोलाइज हो रहा है. तो हाइड्रोलाइज ऑन हीटिंग ध्यान रख लेंगे. क्यों हाइड्रोलाइज हो रहा है गर्म करने पर ये, क्योंकि कोवैलेंट नेचर का है, कोवैलेंट नेचर वाले सॉल्ट गर्म करने पर यदि पानी प्रेजेंट है तो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं. फिर से सुने, ये कोवैलेंट कैरेक्टर का है, तो कोवैलेंट नेचर की वजह से क्या हो जाएगा, वाटर इसकी तरफ गर्म किया अपन तो वाटर अट्रैक्ट हो गया, तो यहाँ से HCl बन के निकल जाएगा और OH यहाँ पर आ गया, तो ये प्रोडक्ट तो हाइड्रोलाइज हो जाएगा ऑन हीटिंग ड्यू टू कोवैलेंट कैरेक्टर. ये पॉइंट आउट कर लेंगे हीटिंग इफेक्ट पर. अब इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी. रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज में खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज. ये प्रॉपर्टी से प्रेडिक्ट करना आसान है. देखिए SnCl2 लिखा हमने यहाँ पर, AuCl3, Sn+2 इसको रिड्यूस करेगा AuCl3 में, ये गया यहाँ पर रिड्यूस होके गोल्ड में कन्वर्ट हो गया, और +2 से कहां जाएगा, Sn+2 से ज्यादा स्टेबल फॉर्म में जाएगा. इनर्ट पर इफेक्ट में पढ़ा है बच्चों, तो प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना आसान है. यहाँ पर क्या बनेगा, SnCl4. तो SnCl2 उसको रिड्यूस कर रहा है और खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज. तो Sn+2 कहां आएगा बच्चों, इनर्ट पर इफेक्ट में पढ़ा था हमने, कहां आएगा SnCl4 में. प्रेडिक्ट करना आसान है. गोल्ड मिल गया यहाँ पर, और गोल्ड क्या मिलता है यहाँ पर, कोलाइड फॉर्म मिलता है. ध्यान रखिए कोलाइड फॉर्म, कोलाइडल गोल्ड मिलता है यहाँ पर. कोलाइड फॉर्म को बोलते हैं केसेस ऑफ पर्पल. केसेस ऑफ पर्पल क्या बेटा, गोल्ड का कोलाइडल फॉर्म. ये बाद में कोलाइड्स में पढ़ेंगे, सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, बट एक नाम लिख लेंगे. कोलाइडल फॉर्म में जो गोल्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, केसेस ऑफ पर्पल बोलते हैं. तो केसेस ऑफ पर्पल क्या है, गोल्ड का कोलाइडल फॉर्म को बोलते हैं केसेस ऑफ पर्पल. कॉमन नेम ध्यान लेंगे, ये बाद में फिर पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री में, बट अभी सबने यहाँ पर नोट कर लिया है. अब इसके बाद में एक और रिएक्शन है, HgCl2 को रिड्यूस करता है ये. देखिए रिएक्शन में HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड है, तो मर्क्यूरी क्लोराइड को रिड्यूस करेगा पहले यहाँ पर Hd2Cl2 में. ये व्हाइट पीपीटी है, व्हाइट पीपीटी. तो ये इसको रिड्यूस कर रहा है, खुद क्या हो गया यहाँ पर, ऑक्सीडाइज. तो यहाँ पर SnCl4 हमने लिख दिया, वो बन के निकल गया. तो +2 इसको रिड्यूस कर रहा है, कहां जा रहा है, +4 में जा रहा है, और Sn+2 Hd+2 में था, उसका रिडक्शन कहां हो गया, Hd+1 हो गया है, तो Hd2Cl2 बन गया है. अब इसके बाद में SnCl2 फर्दर आया, SnCl2 फर्दर आया, फिर इसको रिड्यूस करेगा तो बनेगा यहाँ पर SnCl4 बन जाएगा, और फाइनली क्या बनेगा, Hg बनेगा यहाँ पर, और साथ में SnCl4 लिखिए. अब Hg जो होता है वो ग्रे ब्लैक पीपीटी होता है, ग्रे ब्लैक कलर का पीपीटी होता है. ये दो रिएक्शन फिर समझो बेटा, AuCl3 रिड्यूस होके Au में गया, Sn+2 ऑक्सीडाइज होके कहां जाएगा, Sn+4 में जाएगा. तो रेडॉक्स रिएक्शन समझना आसान है, इनर्ट पर इफेक्ट याद है तो प्रोडक्ट बनाना आसान है. HgCl2 था +2 में, इसने रिड्यूस किया तो +1 में गया पहले यहाँ पर, तो ये लिखा अपन ने +1 में रिड्यूस हो गया, +1 में रिड्यूस होके फर्दर SnCl2 वर्क कर रहा है इस पर, तो व्हाइट पीपीटी जो था वापस से ग्रे ब्लैक में कन्वर्ट हो गया, Hg में रिड्यूस हो गया, और SnCl2 कहां जाएगा, SnCl2 कहां जाएगा, SnCl4 में जाएगा.
तो एसेंशियल 4 में कन्वर्ट हो गया इसमें, ठीक है। तो अपन यहाँ से ध्यान रख लेंगे। नोट करिए बच्चों रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। नोट कर लिया बच्चों। नेक्स्ट वन SnCl4 डॉट 5s2। नेक्स्ट कंपाउंड ये है हैलाइड्स में। कॉमन नेम ध्यान रख लेंगे, बटर ऑफ टीन बोलते हैं कॉमन नेम। कॉमन नेम बटर ऑफ टीन। अब बटर ऑफ टीन मतलब टीन के साथ में कंपाउंड है, तो एक ओल्ड नेम चले आ रहा है, बटर ऑफ टीन बोलते हैं। तो ओल्ड नेम ध्यान रखेंगे, बटर ऑफ टीन बोलते हैं। एक और नाम ध्यान रखिए ओल्ड नेम, ऑक्सीमरेट ऑफ टीन। ये शायद नाम नहीं सुना होगा आपने, ऑक्सीमरेट ऑफ टीन। तो बटर ऑफ टीन एंड ऑक्सीमरेट ऑफ टीन ये ओल्ड टर्म है, तो दो टर्म ध्यान रखेंगे, ऑक्सीमरेट ऑफ टीन और बटर ऑफ टीन ये ओल्ड नेम है इसकी, वो ध्यान रखेंगे। ऐसे रिएक्ट कर जाएगा Cl2 से, कभी बात की थी, SnCl4 बन जाएगा। प्रश्न वाला पार्ट डायरेक्ट है, आसान सा है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये फ्यूमिंग लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड है, ये ध्यान रखेंगे, कलरलेस लिक्विड के फॉर्म में। SnCl2 क्या था, सॉलिड था, क्रिस्टलाइन सॉलिड था, और SnCl4 क्या है, कलरलेस लिक्विड। अब SnCl4 की रिएक्शन की बात करें हम, HCl के साथ में NH4Cl के साथ में, ये बनाएंगे यहाँ पर H2SnCl6, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ध्यान रख लेंगे। तो HCl से रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, NH4Cl के साथ में भी ऐसी कंपाउंड बनाएगा, ये कंपाउंड बनाएगा। कॉमन नेम क्या है इसका, पिंक सॉल्ट। तो SnCl4 इसके साथ में कॉम्प्लेक्स बना रहा है, इसके साथ भी कॉम्प्लेक्स बना रहा है। कॉमन नेम क्या है इसका, पिंक सॉल्ट है। पिंक सॉल्ट का यूज करते हैं एज ए मॉर्डेंट। पहली बात कुछ टच की, मॉर्डेंट क्या होता है, एज ए मॉर्डेंट तो पिंक सॉल्ट का यूज करते हैं एज ए मॉर्डेंट फॉर द सिल्क, मॉर्डेंट फॉर द सिल्क। तो सिल्क के लिए मॉर्डेंट के फॉर्म में यूज करते हैं, वो आप नोट कर लेंगे। पिंक सॉल्ट कॉमन नेम भी ध्यान रखना है, आप इसका यूज भी नोट कर लेंगे। तो ये हैलाइड्स वाला पार्ट अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। जल्दी नोट करिए इसको। नोट कर लिया बच्चों। नोट कर लिया वाला पार्ट बेटा।
फिर इसके बाद में SnCl2 और SnCl4 में कंपैरिजन कर रहे हैं। ये +4 स्टेटमेंट, ये +2 स्टेटमेंट। इसका साइज बड़ा होगा Sn का साइज यहाँ पर कैसा होगा, छोटा होगा। जितना केटायन का साइज बड़ा होता है, ये जनरल पॉइंट है बेटा, जितना केटायन का साइज बड़ा होता है कंपाउंड में, उतना ज्यादा क्या होता है, उतना ज्यादा क्या होता है, जितना ज्यादा साइज का बड़ा होगा केटायन का, +2 चार्ज वाला बड़ा होगा, +4 चार्ज वाला साइज कितना होगा, छोटा होगा। तो +2 वाला बड़ा है केटायन, ये ना मोर आयनिक होगा, और ये क्या होगा, +4 का साइज छोटा है तो उसका मोर कोवेलेंट होगा। तो पोलराइजिंग पावर फेजल्स रूल में रास्ते पढ़ी होगी ने, फेजल्स रूल में पोलराइजिंग पावर यहाँ पर क्या होगी, ज्यादा होगी, तो ये वाला कैसा होगा, मोर कोवेलेंट, और ये कैसा होगा, मोर आयनिक। रिलेटिवली अपन कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये मोर कोवेलेंट होगा, मोर कोवेलेंट, और ये वाला कैसा होगा, मोर आयनिक होगा। अब जब मोर आयनिक होगा तो मेल्टिंग पॉइंट कहाँ ज्यादा होगा, SnCl2 में मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा या SnCl4 में ज्यादा होगा, बताया। ये फंडामेंटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये हमने फाइंड आउट कर लिया, मोर आयनिक है, केटायन का साइज बड़ा है और ये मोर कोवेलेंट है। तो मेल्टिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड्स का ज्यादा होता है, कोवेलेंट का ज्यादा होता है, बताया। मेल्टिंग पॉइंट आयनिक का क्या होता है, वेरी गुड, आयनिक का क्या होता है, ज्यादा होता है। तो आयनिक का कोवेलेंट कंपाउंड के रिस्पेक्ट में मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट SnCl2 का ज्यादा होगा SnCl4 के रिस्पेक्ट में, ध्यान रखिए। इसके बाद में अपन ने एक बात की थी, जितना ज्यादा कोवेलेंट होता है उतना इजीली क्या होता है, हाइड्रोलाइज। ये पॉइंट लिख चुके बेटा, जो नए बच्चे ध्यान से सुनेंगे आप, जितना कोवेलेंट ज्यादा होता है उतना इजीली क्या होता है, हाइड्रोलाइज होता है। जितना कोवेलेंट ज्यादा होता है उतना इजीली क्या होता है, हाइड्रोलाइज होता है। तो हाइड्रोलाइज कौन इजीली होगा, SnCl2 या SnCl4, SnCl4 क्या होगा, इजीली हाइड्रोलाइज होगा। तो हाइड्रोलिसिस की हम बात करें, हाइड्रोलिसिस इजी वे में बात करें, SnCl4 क्या होगा, इजीली हाइड्रोलाइज होगा, मोर कोवेलेंट। ये फंडामेंटल बॉन्डिंग वाले पॉइंट्स हैं जो बीच बीच में आते आ रहे हैं और नए बच्चों के लिए मैं रिपीट करते आ रहा हूँ। ये भी आप एग्जांपल नोट कर लेंगे। नोट कर लिया बच्चों आपने। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्साइड्स की हम बात करें, ऑक्साइड्स की हम बात करें। ऑक्साइड्स में ये टेस्ट में सिलेबस में यहां तक आएगा, ऑक्साइड वाला पार्ट पूरा आएगा। तो ऑक्साइड्स दो टाइप के होते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, डाइऑक्साइड एंड मोनोऑक्साइड। दो एग्जांपल अच्छे से याद है आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी भी एग्जांपल दे सकते हैं। यहाँ भी सारे मोनोऑक्साइड बना देंगे, एलिमेंट्स याद ही हमको। ये सारे मोनोऑक्साइड्स हैं और सारे डाइऑक्साइड्स हैं। अब ये वाले ऑक्साइड्स हैं, ये सारे एम्फोटेरिक हैं, याद करना आसान है। एम्फोटेरिक क्या होते हैं बेटा, एसिड बेस दोनों में क्या होते हैं, सॉल्युबल। तो लास्ट के दो एलिमेंट के ऑक्साइड जो सारे सारे कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। एम्फोटेरिक पता है, एसिड बेस दोनों में क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। ये वाले सारे सारे क्या हैं, एसिडिक। अब कार्बन वैसे ही नॉन मेटल याद रख लेंगे, और नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, जनरल एसिडिक होते हैं, तो वहां से याद करना आसान है। CO ये याद ही होगा बेटा आपको, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। और ये कैसा है, एसिडिक है। अब ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट एग्जिस्ट।
तो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता, ध्यान रखेंगे आप। SiO रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता है। अब सारे मोनोऑक्साइड एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है, CO न्यूट्रल है। तो याद करना आसान है, ये तीनों एसिडिक हैं, लास्ट के चारों कैसे यहाँ पर ये एम्फोटेरिक है, इसके ऊपर वाला भी कैसा एसिडिक, और ये एग्जिस्ट नहीं करेगा एट रूम टेम्परेचर पर, और CO कैसा है न्यूट्रल। तो याद रखने के यहाँ से नोट करिए इसको। नोट कर लिया बेटा? नोट कर लिया है? अब एक सेंटेंस नीचे लिखेंगे यहाँ पर, एक सेंटेंस लिखेंगे यहाँ पर, CO2 is soluble, CO2 is soluble, रिमेनिंग ऑक्साइड सारे कैसे इनसॉल्युबल। एक जनरल पॉइंट यहाँ लिख लेंगे आप, CO2 वाटर सॉल्युबल है, बाकी सारे ऑक्साइड्स वाटर में कैसे इनसॉल्युबल है। एक जनरल पॉइंट लिख लेंगे, CO2 is soluble, रिमेनिंग ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल। इस पॉइंट को स्टार लगा लेंगे, तो ये आपको याद करना आसान हो जाएगा। CO2 is soluble in water and remaining oxides are insoluble. CO2 is soluble but remaining oxides are insoluble. एक जनरल पॉइंट है यहाँ पे, आप नोट कर लीजिए। उस सबकी सॉल्युबिलिटी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक कार्बन का सब ऑक्साइड भी होता है, कार्बन का सब ऑक्साइड भी होता है, और ये भी ऑल इंडिया एग्जाम में आया हुआ है, और ये मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, मेडिकल इंजीनियरिंग दोनों के मॉड्यूल में दिया हुआ है, यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है। C3O2 तो उसको बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड बोलते हैं इसको। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बाद में पढ़ेंगे, उसी में आप इसको डिहाइड्रेट करते हैं, वाटर निकालते हैं, P2O5 ये वाटर रिमूविंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। तो P2O5 वाटर रिमूविंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। तो ये वाटर निकाल देंगे यहाँ से, OH यहाँ से गया, यहाँ से गया, और यहाँ से H2 निकल गया। तो कंपाउंड क्या बचा, कार्बन 3 बचेंगे इसमें और 2 ऑक्सीजन बचेंगे। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे C3O2। इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसका स्ट्रक्चर ये होगा, C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर लीनियर होगा, ये ध्यान रख लेंगे आप। तो इससे वाटर निकाले हम, तो वाटर निकालने के बाद में 2H2 यहाँ से निकल गया, और वाटर निकालने के बाद में डिहाइड्रेट के बाद में C3O2 बन गया कार्बन सब ऑक्साइड। तो कंपाउंड ध्यान रख लेंगे, रिएक्शन याद भी नहीं चलेगा, लेकिन ये स्ट्रक्चर याद रखना है और इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है। इसको कार्बन सब ऑक्साइड बोलेंगे हम, कार्बन सब ऑक्साइड। फिर इसके बाद में इसमें लिंकेज जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। इसने मुझसे पूछा बॉन्ड के बारे में, तो यहाँ पर ये कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें। ऑक्साइड में हेडिंग डाल रहे हैं हम CO, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो CO की बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें देखिए प्रिपरेशन, प्रिपरेशन में नंबर 1 बाय डिहाइड्रेशन,
बाय डिहाइड्रेशन ऑफ कंपाउंड्स में देखें, हमने यहाँ पर लिखा फॉर्मिक एसिड, एक कंपाउंड लिखा ऑक्जेलिक एसिड। दोनों फॉर्मूले याद होंगे आपको, कोई नए फॉर्मूले नहीं है। ये फॉर्मिक एसिड है और ये कैसा है, ऑक्जेलिक एसिड। कंसिडर्ड H2SO4 लिखा तो वाटर रिमूव करेगा, तो वाटर रिमूव एजेंट यहाँ पर लिखा, कंसिडर्ड H2SO4 लिखा हमने यहाँ पर। वाटर रिमूविंग एजेंट लिया हमने, कंसिडर्ड H2SO4 लिया हमने यहाँ पर। अब देखिए ये वाटर रिमूव करेगा, यहाँ से H निकल गया, OH निकल गया, वाटर निकल गया, प्रोडक्ट क्या बनेगा बोलो बेटा, यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा CO प्लस क्या मिलेगा, H2। तो वाटर निकल गया यहाँ से, H और OH निकल गया, CO बन गया यहाँ पर। यहाँ से वाटर निकाल दिया हम, तो वाटर निकाल गया यहाँ से, ये वाटर निकाल दिया हमने यहाँ से, ये H निकाला और यहाँ से OH, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा वाटर निकलते निकलते। तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा ऊपर से, यहाँ से क्या बनेगा, CO। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, CO बनेगा, CO2 प्लस क्या बनेगा, H2। ये रिएक्शन याद रखिएगा इसमें। प्रिपरेशन में नंबर 1 बाय डिहाइड्रेशन ऑफ कंपाउंड्स, ये फॉर्मिक एसिड है और ये कौन सा है, ऑक्जेलिक एसिड। वाटर यहाँ से निकला तो CO बन गया, यहाँ से वाटर निकला और बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो CO क्या बनेगा यहाँ से, CO2। तो दोनों प्रोडक्ट बने यहाँ पर। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, कौन कौन सी केसेस यहाँ से रिलीज होगी, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया यहाँ से। सेकंड प्रिपरेशन में K4FeCN6 रिएक्ट कर जाए H2SO4 से, कंसंट्रेट लिया हुआ है यहाँ पर, तो अब डायरेक्टली आर्गेनिक CO बनेगा और सारे सल्फेट बना देंगे हम यहाँ पर, K2SO4 अमोनियम सल्फेट। इसमें याद रख लेंगे, इसमें जनरलाइज फॉर्म में K4FeCN रिएक्ट कर रहा है H2SO4 से, तो क्या बन रहा है यहाँ पर, CO बन रहा है और बाकी सारे सल्फेट। पूरी रिएक्शन याद की जरूरत नहीं है, सारे सल्फेट बन रहे हैं, इस तरह से याद रख लेंगे रिएक्शन में। अब ये वाली जो मेथड है, सेकंड मेथड है, लैब मेथड है, ये ध्यान रख लेंगे, ये लैब मेथड है, लैब मेथड। और इस कंपाउंड का नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इस कंपाउंड का नाम ध्यान रख लेंगे, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड नाम ध्यान रख लेंगे इसका। तो H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है कंसंट्रेट से, तो ये CO बनाता है, बाकी सारे क्या बनाता है, सल्फेट। तो प्रिपरेशन में सेकंड रिएक्शन लिखी है, जल्दी से नोट करिए इसको। जल्दी नोट करिए बेटा। नोट कर लिया बेटा, नोट कर लिया बच्चों सबने यहां तक। अब इसके प्रिपरेशन की एक रिएक्शन बची है, थर्ड रिएक्शन, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो टेस्ट का पार्ट बेटा काफी कुछ हमारा कवर हो गया है, टेस्ट का पार्ट हमारा काफी कुछ कवर हो गया है।